आज समय की जरूरत है। जब सिस्टम्स फेल होते हैं तो नागरिकों को अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने अच्छी गवर्नेंस के लिए आगे आने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला और शिमला के हजारों नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और इस इंफॉर्मेशन को अपने साथी नागरिकों तक पहुँचाया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का काम किसी एक इंसान से नहीं हो सकता, इसलिए हम सभी को आगे आके एक तो पूरा वीडियो देखना है क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा इस इंफॉर्मेशन को अपने साथी नागरिकों के साथ भी शेयर करना है ताकि हमारे को पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर देंगे कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट 2109 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 500 करोड़ रुपया भारत सरकार से आना था और 500 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार ने देना था। 253 करोड़ के दूसरे स्कीम्स से कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट थे। आज हम डिस्कस करेंगे 669 करोड़ के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ना तो हिमाचल प्रदेश सरकार से पैसा आना था, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आना था, लेकिन इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमने करना था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी थी। आज बड़े आसान शब्दों में मैं नागरिकों से ये शेयर करूंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट क्या है। अब हम ये समझें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। इसमें ये एक गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पार्टी का अनुबंध है, जहां पे हम स्पेस प्राइवेट पार्टी को देते हैं और प्राइवेट पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। अब ये समझना जरूरी है कि प्राइवेट पार्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 670 करोड़ रुपए की क्यों करेगी। वो तभी करेगी जब वो प्रोजेक्ट उसके लिए वायबल होगा, उसके लिए प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कोई भी आदमी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। हमारे सभी नागरिक ये जानते हैं। मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। आज हमारे पास 4 लेन 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं, जहां पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे हमको टोल टैक्स देना पड़ता है। ये सड़क की जगह प्राइवेट पार्टी को ऑफर की जाती है। प्राइवेट पार्टी वहां पे अपना पैसा लगा के अपना सड़क बनाती है, सड़क को 10, 15, 20 साल के लिए मेंटेन करती है और साथ में उसके एवज में हमारे से, मेरे से और आपसे टोल टैक्स में पैसे लेते हैं और उससे अपनी कॉस्ट को रिकवर करते हैं और साथ में अपना प्रॉफिट करते हैं। ये सारी जानकारी हमारे को होना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि धर्मशाला जैसी जगह, जो कि एक पर्यटन हब है, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट बहुत वायबल थे और इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस थी। सभी नागरिकों को यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट एक चरणबद्ध तरीके से होते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि हम सिंपली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टेंडर कर दें और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएं। हमको इसमें मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहला चरण इसमें होता है जहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। इसमें प्रिलिमिनरी स्टडी की जाती है और आपको याद होगा कि जब हमारी प्रपोजल बन रही थी उस समय एक्सपर्ट की टीम, इसमें हमारे पास इवन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के एक्सपर्ट जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उन लोगों में भी इसमें योगदान दिया था और इसका पूरा सर्वे किया गया था। अगर DSCL के लोग स्मार्ट सिटी प्रपोजल को पढ़ेंगे तो उसमें उनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो वो आइडेंटिफिकेशन का पहला चरण था जो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने के लिए आया, हमारे को स्मार्ट सिटी एलोकेट हो गई। उसके बाद हमने PMC को सिलेक्ट करना था और उसमें ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो एक्सपर्ट होते हैं इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए, उनको हायर करना था और उनकी सेवाएं लेके इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होनी थी, इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग होनी थी और इसको हमने वायबल करके इसको इस तरीके से डिजाइन करना था
ताकि इसका टेंडर किया जा सके और लोग इसमें इंटरेस्टेड हों और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तीसरे चरण में हम टेंडर करते हैं। एक बार एक्सपर्ट की मदद से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर लिया जाता है, उसके बाद हम टेंडर की प्रक्रिया में जाते हैं। टेंडर DSCL या कॉरपोरेशन के ऑफिस में बैठ के करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइवेट पार्टी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुला रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का साइज जो है वो 670 करोड़ है। अब इसके लिए हमारे को अलग अलग संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा, जैसे फिकी है, CII है, इवन यहाँ पे फॉरेन में भी जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी जाते हैं और जो फिजिबिलिटी स्टडी और डिजाइन है उसको वाइडली सर्कुलेट करते हैं और अगर हो सके तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगवाते हैं और लोगों के जो डाउट हैं उनको क्लियर करते हैं ताकि इन्वेस्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास आ सके और उनको क्या क्या सुविधाएं हम देंगे, कैसे उनको फैसिलिटेट करेंगे, ये बताने की जरूरत है। सिंपल ये कह देना कि हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया, किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, कोई भी आदमी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए DSCL के दफ्तर में जाके रिक्वेस्ट नहीं करेगा। कोई यहाँ पे आके हमारे को इन्वेस्टर हमारे पाँव नहीं छुएगा, उनके पास हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चौथे चरण में हमें उसका अनुबंध करना पड़ता है और उस अनुबंध के मुताबिक उनको इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो ये स्टेजेस जो हैं उसको पूरा करना जरूरी है, जिसके बिना ये संभव नहीं था। अब हम ये देखेंगे कि इसमें DSCL को करना क्या था और उन्होंने क्या किया। सबसे पहला काम, इसकी जिम्मेवारी जो थी वो धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की थी, जिसके पास PMC के पास ट्रांजैक्शन एडवाइजर, जिन्होंने 670 करोड़ के लेवल के प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिजाइन किया था या जिसको टेंडर किया था, सक्सेसफुल टेंडर किया था, उनमें उनको लेना जरूरी था। लेकिन PMC घटिया क्वालिटी की 2017 में और 16 में उसका टेंडर की शर्तों को नीचे करके हमने कर दिया। हमारे पास एक्सपर्ट नहीं थे, सिर्फ यहीं से बैठ के बोल दिया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। अब इसमें हमारे साथ सिर्फ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड वो अकेली नहीं थी, इसके साथ हिमाचल प्रदेश में HPIDB, हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसी काम के लिए बनाया गया है। और जब हमारी प्रपोजल बनी थी तो उन्होंने लिख के हमको कमिटमेंट दिया था कि वो स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पूरी मदद करेंगे। उसके पास कोई नहीं गया और ना ही वहां पे उससे मदद मांगी गई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए और नोट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अलग से सेल है जो कि स्टेट्स को और लोकल बॉडीज को PPP प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए मदद करते हैं। और DEA, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के साथ एक ऑलरेडी इनोवेटिव प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा था, उसकी मदद ली जा सकती थी। इसके साथ फिकी और CII की मदद ली जा सकती है और इसमें हमने मदद नहीं ली। अब हम ये देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन कौन सा सुविधाएं हमारे को मिलनी थी। आज धर्मशाला की बहुत सारी प्रॉब्लम्स PPP प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉल्व हो सकती थी। एक तरफ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती, दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट था उसका कुछ शेयर धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास भी आना था, ताकि जो खर्चा किया जाएगा उसकी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट थी उससे बियर कर सकें। इसका भी डिटेल हमारी प्रपोजल में है, जिसको धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इसमें 13 टोटल प्रोजेक्ट थे, उनको वायबल बनाने के लिए 9 प्रोजेक्ट में बंडल किया गया था। अब हम देखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट से नागरिक इसको समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट वायबल थे।
पहला मैक्लोडगंज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आना था, जिसमें प्राइवेट पार्टी को भी फायदा होता और हमारा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी फायदा होता। चिरान खंड में थीम पार्क बनना था। भागसुनाग से धर्मकोट के लिए फ्यूनिकुलर या रोपवे बनना था। मैक्लोडगंज में कन्वेंशन सेंटर बनना था, जहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन हो सकती। 22 लोकेशन के ऊपर 10 कमर्शियल पार्किंग्स को मिला के 5500 गाड़ियों की पार्किंग बननी थी, स्मार्ट पार्किंग, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन संभव होती। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कूड़ा हमने मुफ्त में देना था और प्राइवेट पार्टी ने उससे बिजली तैयार करके इनकम जनरेट करनी थी। इसके साथ ई टॉयलेट, जो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह के ऊपर ई टॉयलेट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रॉफिटेबल बनाए गए थे, वो यहाँ पे संभव थे। कचहरी अड्डा को रीडेवलप करना था और वहाँ बहुत बड़ा कमर्शियल कम्प्लेक्स आना था। इसके साथ कोतवाली बाजार में प्लेस मेकिंग का प्रोजेक्ट था और उसको माल रोड की तर्ज पे हमने डेवलप करना था। रिक्रिएशन क्लब फॉर एल्डरली, जहाँ पे बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन क्लब, फिजियोथेरेपी की सुविधा और एंटरटेनमेंट के साधन होने थे। इंडोर स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स, जिसका इवन शिलान्यास भी किया जा चुका था, वो यहाँ पे इसमें आना था। कल्चरल सेंटर बनना था और साथ में ई लाइब्रेरी बननी थी, जिसमें मेन लाइब्रेरी धर्मशाला में होनी थी और बाकी सारे वार्ड में एक एक लाइब्रेरी होनी थी, जहाँ पे लोग ऑनलाइन हमारी लाइब्रेरी की सुविधा ले सकते। अब हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो था, इसको इम्प्लीमेंट करना संभव है। इवन अगर हम ये सोचें कि भारत सरकार ने इसका एक्सटेंशन नहीं दिया, तब भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर इच्छा है और हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास कॉम्पिटेंस है, विल है, नॉलेज है, तो हमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सभी लोग मदद करने को तैयार हैं और ये अभी भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को लगता है कि उनके पास नॉलेज है और वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, तो उनको पीएमसी के माध्यम से एक्सपर्ट ट्रांजैक्शन एडवाइजर की, जो इस लेवल के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, डिज़ाइन कर सकें और उसकी स्टडी कर सकें, उनको हायर करें, तो आज भी संभव है। अगर पीएमसी के पास एक्सपर्ट लाना संभव नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के पास ये जा सकते हैं और वहाँ से उनकी मदद, उनके एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी मदद नहीं मिलती है, तो भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल जो है, उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं। उनकी मदद से इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब हम ये देखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लेकिन धर्मशाला में नहीं हो पाए। इसके लिए हमने स्पेशल धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बनाई। इसके ऊपर हमने करोड़ों रुपया खर्च किया। अगर ये अधिकारी और कर्मचारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इस क्वालिटी के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि पंचायतें और हमारे लाइन डिपार्टमेंट कर सकते हैं, तो आज धर्मशाला के नागरिकों को और हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर पैसा दूसरे डिपार्टमेंट को ही ट्रांसफ़र करना है, तो आज धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड रखने का क्या औचित्य है और इन अधिकारियों को बिना किसी काम के कोई सैलरी देने की क्या ज़रूरत है। ये एक प्रश्न है जिसको मैं चाहूँगा कि हर नागरिक इसके बारे में सोचे।